कहानी की शुरुआत में हमें दो लोगों को चुपके से टॉम यानी कब्र के पास जाते हुए देखते हैं, जिन्हें देखकर तो लगता है कि वो लोग उस टॉम से कुछ चुराने वाले हैं। अब दोनों टॉम तक तो पहुंच जाते हैं और उसे खुलकर उसमें से ज्वेलरी चुराने लगते हैं, लेकिन अचानक से उस पर जो मरी हुई औरत रहती है वो उठकर उन दोनों पर हमला कर देती है। इसे देखकर साफ साफ समझ आ रहा है कि वो औरत कोई इंसान तो थे नहीं, लेकिन उस वक्त वो हाथ जादूगर आकर उस औरत से लड़ने लग जाता है और अपने स्पेल्स को यूज करके कैद भी कर लेता है। इसमें पहले तो काफी मुश्किल हो जाती है, लेकिन इनमें काफी कोशिश करने के बाद उसे उसकी टॉम में सुला देती है। और आगे हमें पता चलता है ये तो एक कहानी थी जो हू नाम का आदमी सभी को सुना रहा होता है। ये कहानी हजारों साल पुरानी है और एक आर्ट मास्टर नाम का फैमिली की कहानी है। असल में आर्ट मास्टर फैमिली सबसे खुफिया और जादुई टॉम बनाने के लिए जानी जाती है और अभी फैन नाम का बंदा ही उस फैमिली का आखिरी वंश है जो आर्ट मास्टर फैमिली की 18 जनरेशन है। और हू जो कहानी सुन रहा था वो फैन के अंकल है, लेकिन अब इस जमाने में टॉम बनाकर इनकी पैसे की निजाम नहीं होता, मतलब उतने ज्यादा नहीं आते, इसलिए पैसों के लिए हू सभी से झूठ कर ये कहता है फैन जो कि खुद आर्ट मास्टर फैमिली का है जो आपके सभी प्रॉब्लम को ठीक कर देगा और यहाँ तक कि आपको किसी को भी टॉम खोजने में मदद करेगा, वो सब जानता है। और जिस मार्केट में ये दोनों काम करते हैं उसे टॉम राइडर कहा जाता है। टॉम राइडर यानी कि उन कीमती चीजों को ढूंढना जिसके अंदर ढेरों सोना चांदी का चीजें होंगे, और ये प्रोफेसर यहाँ पर बहुत ही फेमस होता है। और अभी हम सेंग नाम का टॉम राइडर गैंग को देखते हैं जो कि काफी हद तक गैंगस्टर की भी गैंग होती है और वो टॉम को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है क्योंकि बस उन्हें सोना चांदी वगैरह ही चाहिए। वहीं पर जैंग को फैन के बारे में पता चलता है फैन ऐसा आदमी है जो किसी का भी टॉम को खोज सकते हैं और वो आर्ट मास्टर फैमिली से है, यानी कि उसको कई सारे जादुई मंत्र आते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है ये बात तो झूठी बातें हैं क्योंकि ये तो पैसे कमाने के लिए कर रही है। जिसके बाद जेंग फैन और हू को पूरी तरीके से अपने गैंग के बीच में ला देता है और जबरदस्ती उन्हें धमकाकर एक टॉम को खोलने के लिए कहता है। इस टॉम को कुछ दिन पहले जेंग और उसके गैंग ने ढूंढा था। अब डर के मारे फैन को ना चाहते हुए वो उस टॉम को खोलना ही पड़ता है और उसी दौरान हम उसके हाथों में एक डिवाइस को देखते हैं जिसका नाम होता है गोल्डन शील्ड, जो कि सिर्फ आर्ट मास्टर फैमिली की मेंबर के पास ही होता है और ये डिवाइस पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को सेंस कर पाती है। और फैन जब टॉम को खोल रहा होता है तो उसको पता चल जाता है ये टॉम तो शराबी है और इसे खोलने से कुछ तो बुरा होगा, लेकिन जेंग फैन से जबरदस्ती उस टॉम को खुलवाता है और अगले ही पर उसमें से एक क्रीचर बाहर निकल आता है और जेंग के एक मेंबर पर हमला कर देता है। अभी लेकर सभी बहुत से डर कर भाग जाता है। इसी के फायदा उठाकर फैन और हू भी बहुत से भाग जाता है। आगे जाते हुए हू फैन से कहता है कि देखो ये काम मैं वापस नहीं करूंगा चाहे पैसे कम मिले, लेकिन इसमें जानकर कितना खतरा है तुम जानते हो। और सच बताओ तो लोगों से झूठ बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद वो दोनों अपने घर पहुंचते हैं और फैन की मास्टर को देखते हैं जिन्होंने मरे हुए लोगों जैसे कपड़े पहने होते हैं। जब मास्टर से इसका कारण पूछते हैं तो उसे कहता है कि मेरा समय पास आ चुका है बेटा और मुझे पता है कि अब मैं ज्यादा देर नहीं रह पाऊंगा। इसे सुनकर फैन अपने मास्टर को ऐसा न करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर हुआ कर फैन को एक आर्टिफैक्ट दिखाता है जो होने उसी टॉम से शुरू था जो फैन ने अभी कुछ देर पहले खोला था। फिर उस आर्टिफैक्ट को खोलता है जिसमें से स्क्रॉल किया हुआ पेपर मिलते हैं और जब फैन उस पेपर को चेक करता है तो वो पूरी तरीके से शौक में रह जाता है क्योंकि उस पेपर के अंदर माउंट ड्रैगन टाइगर तक जाने का मैप होता है और माउंट ड्रैगन टाइगर वो जगह है जहाँ पर कोथिंग फिंग की कब्र यानी कि टॉम को रखा गया है और कोथिंग फिंग ही आर्ट मास्टर फैमिली की फाउंडर थे। इनके पास इनफिनिट नॉलेज थे और जादुई शक्ति भी बहुत ज्यादा, और ये सारी चीजें उन्होंने एक नोट पर लिखी होती है और ऐसा कहते हैं कि वो नोट अभी भी उस टॉम में है जिसे अगर किसी ने ढूंढ लिया तो रातों रात इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकती है। उस मैप को दोनों लेकर बिल्कुल दंग रह जाते तभी वहाँ पर एक लड़के आकर मैप उनसे छीनने की कोशिश करता है। इसका नाम है किंग, जो कि ग्रीन आई नाइट ओलिंजा होती है। ये एक निंजा की कम्युनिटी है जिसकी आंखें ग्रीन होती है और फिर किंग उससे मैप लेने में कामयाब हो जाती है क्योंकि वो टॉम राइडर मार्केट से इन दोनों पर नजर रखी हुई थी। और जब किंग उसको लेकर भाग रहे होते हैं तभी वहाँ पर जेंग अपने लोगों के साथ आ जाता है और किंग को पकड़ लेता है। इसके बाद किंग जेंग से कहता है तुम्हें मेरी जरूरत तो पड़ेगी ही, वरना तुम भी उस टॉम तक नहीं पहुंच पाओगे, उससे पहले ही मर जाओगे। लेकिन हाँ, तुम्हें इन दो निकम्मा को भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि हू और फैन को। उसके बाद मैप को फॉलो करते हुए जेंग सभी को एक पहाड़ के पास ले आता है। वह आकर फैन को कहता है कि तुम पता लगाओ अब उस टॉम का। फैन को तो अभी भी लग रहा था कि वो झूठ कह रही है, उसमें कुछ पावर है, लेकिन उससे भी अच्छे से नहीं पता कि उसके पास ऐसे शक्तियाँ है जैसे वो गुप्त टॉम को खोल सकता है। उसके पास सच में शक्तियाँ है। आगे फैन टॉम को खोजने की कोशिश करता है जिससे उसे अपना मन में उसका रास्ता भी पता चल जाता है। जिसके बाद सभी वहाँ पर जाते हैं और उसके दरवाजा को खोलने के लिए गोल्डन सेट का इस्तेमाल किया जाता है। दरवाजा तो खुल जाता है और इसकी एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये है कि सिर्फ अगले 24 घंटे खुला रहेगा
24 घंटे के बाद ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आगे सभी एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ चारों तरफ कुछ छोटे बच्चों की टेसू होते हैं जो अगले ही पल अपनी जगह से हिलने लगता है और धीरे धीरे करके वहाँ पर रखे टेसू हर जगह चलने फिरने लगते हैं। अचानक इन पर हमला भी कर देता है जिससे एक ही पल में वहाँ पर मौत का मंजर शुरू हो जाता है। इसी दौरान किंग गौर करते हैं कि सभी लोग टेसू से नहीं लड़ रहे बल्कि अपने आप ही एक दूसरे से लड़ रही है। सभी को हलोनेशन हो रहा है, इसलिए किंग पहले खुद को संभालती है और फिर फैन को संभालती है, जिससे फैन भी उस हलोनेशन से बाहर आ जाता है। फैन फिर हो को भी उस हलोनेशन से बाहर निकलता है। तब तक फैन से दिल कर ले होती है कि फैन उसकी नोट ध्वनि में मदद करेगा, जिसके लिए पहले तो मान जाता है, पर जैसे ही हो हलोनेशन से बाहर आता है वो बुरी सलीके से हो को लेकर बहुत से भाग जाता है और किंग अकेले ही जेंग और उसकी गैंग के बीच में फंस जाता है। हालांकि किंग फिर भी जेंग और उसके मेंबर को हलोनेशन से बाहर निकलने में मदद करते हैं, जिसके बाद वो मैप के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। पर फिर कुछ दूर जाने के बाद हो और फैन वापस मिल जाता है, यानी कि उन दोनों का भागने का प्लान फेल हो जाती है। अब सभी वहाँ से एक रूम में जाते हैं जहाँ डैशबोर्ड जैसा डिवाइस बना होता है जिसमें 9 बड़े स्क्वायर और उनके अंदर 9 छोटे स्क्वायर बना होता है। इसे देखकर जेंग का गैंग मेंबर जो कि समन होता है उसे इस गेम के बारे में कुछ याद आता है और बिना कुछ सोचे समझे उस स्क्वायर पर चलने लगता है, जैसे बहुत का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और सभी को लगता है कि इस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका है। लेकिन ये खुशी ज्यादा समय तक टिकती नहीं। जब उसी दरवाजा से एक बड़ा सा क्रेशर बाहर निकल आता है जो आते ही एक एक करके पूरी तरह से सभी को काटने लगता है, जिससे कई लोगों की बुरी तरीके से मौत हो जाती है। उसके बाद फैन खुद उस डैशबोर्ड को सॉल्व करने की कोशिश करता है और उसे दूसरा दरवाजा खोलता है, जिसके जरिए सभी वहाँ से बाहर निकल आता है। लेकिन इसमें जेंग के कई मेंबर भी मारे जाते हैं। यहाँ से आगे सभी लोग एक नदी के पास पहुँचते हैं। यहाँ से गुजरते हुए वो उस नदी में गिर जाता है और उसके पैरों से लोहे का सीन बन जाता है। इस वजह से चाकर भी पानी से ऊपर नहीं आ पा रहा होता है। फैन फिर हो की मदद करने के लिए जाता है, लेकिन वो भी हो को लाने में नाकामयाब रह जाता है, जिसके बाद किंग नीचे जाती है और वो सेन को हटाकर हो को बचा लेता है। लेकिन इससे वहाँ पर तैरते हुए हजारों साल पुरानी औरतों की लाशें अपने आप पानी से ऊपर आकर फैन जैसा क्रेशर में बदल जाती है, जो फिर से इन लोगों पर हमला कर देती है और अपनी जान बचाने के लिए आप दूसरे कमरे में जाते हैं। जहाँ पहुंचते ही इनकी लतारी लग जाती है, क्योंकि तक का एक ऐसा कमरा है जहाँ ट्रैप के अलावा कई कीमती चीजें रखी होती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि किंग इन नोट को इसलिए धुनी आई थी ताकि उन नोट पर लिखे हुए कुछ दवाई के बारे में जान पाए, और ये वो दवाई है जिनसे नाइट ऑल निंजा कम्युनिटी की हजारों साल पुरानी की प्रॉब्लम यानी कि ग्रीन आई की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। यानी कि किंग ये चाहती है हमारे कम्युनिटी सारे लोगों को आंखें भी बिल्कुल नॉर्मल हो, और वो इसलिए करना चाहती है क्योंकि हरी आंखों वालों को सभी दानव की तरह देखते हैं। आगे जब जेंग के मेंबर वहाँ के 24 चीजें उतरने लगते हैं तो ट्रैप एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से उस रूम का फ्लोर 2 हिस्से में बच जाता है। फ्लोर के नीचे गिर जाता है, उन्हें लगता है कि वो गए, लेकिन होता इसका उल्टा है, बल्कि जो फ्लोर के ऊपर जा रहे थे उन्हें अचानक से कुछ एरर आकर शूट कर देते हैं, जिससे जेंग मेंबर सेमन की डेड हो जाती है। इसके बाद बहुत जगह टूटने भी लगती है, जिसकी वजह से सभी वहाँ से भाग जाती है। लेकिन एक और गैंग मेंबर कैनन के साथ कई गैंग मेंबर भी डेड हो जाती है, इससे जेंग काफी टूट जाता है। उसी दौरान किंग, फैन और हो उन सब से दूर भागकर अकेले आगे बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ से सब ऐसे पहाड़ पर आगे बढ़ते हैं जिसके ऊपर एक बुरी से और की टेसू बनी होती है। इस पर फैन कहता है कि ये चीज कुछ सिंबलाइज कर रही है, ये जगह पूरी तरह से ड्रैगनी है। अभी कुछ समय पहले ड्रैगन की बॉडी में आए थे। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं वो ड्रैगन की फैन से या नैना से है और हमें ड्रैगन के सर तक पहुँचना है जहाँ पर तुम रखा हुआ है। उसी वक्त जेंग अपने बचे कुछ गैंग मेंबर के साथ पहुँच जाता है और फिर इन तीनों को जेंग के साथ चलना पड़ता है और ये सब फाइनली उस तम वाली जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर घर के बीचों बीच तम रखा होता है। लेकिन उसमें कई लॉक्स लगे होते हैं जिन्हें ठीक से ऑब्जर्व करने पर इनको समझ आ जाता है कि इन लॉक्स को कोडिंग फैन की बर्थडे से ही खुला जाता है, जो कि दुनिया में किसी को नहीं पता, यानी कि उसकी बर्थडे। अब फैन सोचने लगते हैं कि उन लोगों ने जिन ट्रैप को पास किया उनमें कई पैटर्न्स थे, जैसे कि वो 100 बच्चे, वो काउंटिंग बजे 72, डैशबोर्ड पर 9 स्कूट थे और भी बहुत कुछ, यानी कि ये चीजें वेडिंग फैन की बर्थडे के हिंट्स थे और इन्हें इन लोगों को अब रिकॉर्ड करना है। फैन इन सारे नंबर के बारे में आराम से सोचते हैं और फाइनली उसे थिंग फैन का बर्थडे मिल जाता है, जिसके बाद सभी उन नंबर को दीवारों से अलग करने लगते हैं जो थिंग फैन के बर्थडे से मिलती जुलती है, और उस नंबर की मदद से जब फैन फाइनली उस टॉम को खोलने वाला होता है तभी आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। जेंग का एक गैंग मेंबर ये सभी को ट्रैप में फंसा देता है और तब उसके साथ सामने आता है असल में ये की भी थी कुछ समय पहले मौत हो गई थी, जिससे ये बहुत टूट चुका था
और उसमें अपने बेटे को फिर से जिंदा करने का पागलपन सवार हो गया था, जिसके लिए मैजिकल नोट की यूज करने का प्लान बनाया। और इसलिए अब तक जितने भी तरह आए थे उसने अपने किसी किंग मेंबर की जिंदा रहने में मदद नहीं की। ये फिर जेंग से कहते हैं, बॉस मुझे माफ कर दीजिए, आपका लॉयल नहीं बन सका, पर अगले जन्म आपके लिए होगा, जहाँ मैं अपनी आपके लिए पूरी जिंदगी बिता दूंगा। बस इस बार आप लोगों को जान देनी होगी। इसके बाद ये अपनी बेटी की डेड बॉडी को दम पर रखता है और सभी को सेक्रीफाइस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले किंग फैन को आजाद कर देता है। लेकिन ये देखता है कि उसका बेटा जिंदा हो गया है, लेकिन ये असली नहीं, ली का होलुसिनेशन था। बस ऐसा लग रहा था कि उसका बेटा जिंदा हो चुका है, पर अब तक वो अपने बेटे की डेड बॉडी ही लिया हुआ था। ये फिर अपने बेटे को गोली लगा लेता है, पर तब तक हम देखते हैं टॉम से निकलकर ब्लैक स्कॉर्पियन बादशाह के सर के पास चला जाता है। अगले पल ये को काट देते हैं और उसे उसकी डेड हो जाती है। हालांकि इससे टॉम खुल जाता है, जो कि किसी सेक्रीफाइस के लिए रुका हुआ था। फिर सभी टॉम के अंदर देखते हैं और उन्हें वहाँ पर 2 डेड बॉडीज मिलती है, जो कि कोडी फिंग और उसके वाइफ की होती है। वहाँ पर कई और चीजें भी रखी है, पर इससे पहले कोई उसमें से किसी चीज को उठाता है, वहाँ का दूसरा ट्राइब एक्टिवेट हो जाता है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक ट्राइब है, वो है ज़ॉम्बी सोल्जर्स की डेड बॉडी जो उस टॉम को प्रोटेक्ट करती है। वो एक ही पल में उस कमरे में ढेरों जमा हो जाती है, जो आगे बढ़ते हुए सभी का हमला करने लगते हैं, और जो उनकी जितने भी गैंग मेंबर बचे थे वो सब मारे जाते हैं। और यह तो हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर का भी जान जाने वाली होती है। और तभी हम जेंग के पॉजिटिव को देखते हैं, जिसमें वो सभी ज़ॉम्बी सोल्जरों से खुद को घेर लेते हैं और एंड में अपने हाथों में डायनेमिक बम लेकर उसे जला देते हैं। और अगले पल होता है ब्लास्ट, और वहाँ का सोल्जरों के साथ जेंग की भी मौत हो जाती है। हालांकि फैन, किंग और हु बहुत से आराम से निकल जाते हैं और किसी तरह जिंदा बच जाता है। मूवी की एंडिंग में हम फैन को देखते हैं, जो किंग को अपने कंधे पर रखकर घर जा रहा होता है, क्योंकि उस टॉम फाइट के दौरान किंग को काफी चोट आ गई थी। उसी वक्त हु फैन को बताता है कि मैंने तुमसे एक आर्टिफैक्ट ले लिया था, पर फैन उस आर्टिफैक्ट को नदी में फेंक देता है, ये कहकर के देखो मुझे किसी भी पुरानी चीजों को इंटरेस्ट नहीं। इस आर्टिफैक्ट को आके एक फिशरमैन नदी से उठा लेता है और यही पर होता है मूवी का एंड।